ये इम्पॉसिबल टास्क है, ये पॉसिबल टास्क नहीं है, आप जान रखिए। देखिए हमारी सरकार तो अभी बनी है, लेकिन इस सरकार को तोड़ देंगे, बहुत ज्यादा दिन तक अपने से नहीं चल पाएगा। अगर वैचारिक अगर दिमाग ठीक नहीं बनेगा तो ये टूट भी सकता है। ये बहुत कठिन टास्क है, वो बीपी ने किया था और समय के पहले किया था। अगर नॉर्मल ढंग से चलता रहता तो शायद आज भी आप पुराना शाही से मुक्त नहीं हो पाते। इसमें बीपी को धन्यवाद देना चाहिए। बीपी कोइराला से लगायत, तारिणी बाबू से लगायत, प्रदीप गिरी, मनमोहन अधिकारी, तमाम लोगों से। लेकिन आज नेपाली भाषा, नेपाली में पूरा सकिन्छ, मैं नहीं कर पाता हूँ, पूरा न सकिन्छ, जो भी हो, गलत सही। तो एक तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, इसलिए कि 60 साल से रिश्ता है, एक दो दिन का रिश्ता नहीं है। और अगर नेपाली नहीं बोल पाता हूँ सब ठीक से, तो शर्मिंदा हमको होना चाहिए। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता था, और ख़ास तौर से हमारे खिलानंद जी, हमारे दहाल जी जो संगठन चला रहे हैं, उनके प्रति विशेष मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और हमसे आग्रह किया कि मैं कुछ बोलूं। मैं समझता हूं कि मैं कोई साधारण सभागार में बोलने नहीं आया हूं। आप सभी लोग तमाम आंदोलनों के, बहुत सारे आंदोलनों के, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जनतंत्र के सिपाही रहे हैं, जनतंत्र की सेना में शामिल रहे हैं। तो ये एक बड़ी जमात है जिससे मैं आज रूबरू हो रहा हूँ और मुझे इसकी बहुत खुशी है और मेरा सौभाग्य है। इसके साथ ही मुझे आज यहाँ पर श्रीमती किरण यादव जी जो पूर्व सांसद रही हैं, श्री विजय कर्ण जी पूर्व महामहिम राजदूत रहे हैं, जगदीश चंद्र पोखरेल जी जो पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं प्लानिंग कमीशन के, उनके, विश्वकर्मा जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, इन सबको सुनने का मौका मिला, इसके लिए भी मैं बेहद कृतज्ञ हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसके पहले कि मैं और भी बातचीत करूँ, आप लोग यहाँ पर हैं, यही दिखलाता है कि नेपाल में जनतंत्र है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक दिन में जनतंत्र नहीं बनता है। अभी मैं दूसरे बातों में नहीं आऊँगा, थोड़ी देर में आऊँगा। जनतंत्र एक संस्कृति होती है और वो संस्कृति में आम जनता जब तक जनतंत्र की भावनाओं को, अपने विचारों को अपने दिमाग में चेतना के रूप में नहीं बना ले, तब तक जनतंत्र न सुरक्षित रहती है न चल पाती है। इस मायने में मैं कहूँगा कि नेपाल में जनतंत्र है और इसकी मुझे बड़ी खुशी है और आपकी इसकी बधाई मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं एक छोटी सी घटना से शुरू करना चाहता हूँ। हम लोगों के एक मित्र हैं और उनसे कभी कदाच मुलाकात होती है, इधर बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई है। भारतवर्ष के एक, जिसको कहा जाए आपकी भाषा में ठूलो मंत्री, एक जमाने के रहे हैं, मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर ने हमको एक कहानी बताई जब शुरुआत में उनसे मुलाकात हुई। सन 75-76 में मणिशंकर जी कराची में भारतीय दूतावास के कौंसल जनरल थे। तो जो कौंसल जनरल और एम्बेसडर लोगों का होता है, पूर्व राजदूत महोदय भी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी ज़िंदगी दूसरे किस्म की होती है। शाम को थोड़ी दावत वावत होती है, थोड़ा बहुत खाना पीना, जल वगैरह लिया जाता है। ये तो लगभग रोज शाम का होता है। तो
हमारे मणिशंकर जी ने थोड़ी जल की दावत दी पाकिस्तानियों को कराची में। वहाँ पर एक जनरल ने, पाकिस्तान के बड़े महत्वपूर्ण जनरल ने, आर्मी के जनरल ने, उसने कहा मणिशंकर जी ये किस किस्म का देश है आपका इंडिया, हिंदुस्तान? इंदिरा गांधी हार गई और उन्होंने जनता पार्टी को सौंप दिया, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। हम तो रहते तो हम कभी नहीं देते। देखिए ये जनतंत्र है। वो कहे कि हम तो रहते पाकिस्तान में अगर ऐसी बात होती तो हम नहीं छूट देते, हम नहीं छोड़ते। क्यों हम छोड़ें भाई? तो इस मायने में मैं कहता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। बहुत सारी बातें हुई और वो बातें होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप इस देश में रहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के हिस्से हैं। आपकी शिकायतें होंगी, आपके कठिनाइयाँ होंगी, आपके कंसर्न होंगे। आप निश्चित तौर से उसका खुलासा करेंगे, बातचीत करेंगे उस पर। उसमें बहुत स्वाभाविक था ये मीटिंग। हम थोड़ा बहुत नेपाली हम समझ सकते, आधा तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन कुछ समझ जाते हैं तो उतना समझ में आया कि शिकायतें भी हैं, अनुरोध भी है, सब कुछ है। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है जनतंत्र, जब भी हम लोकतंत्र जनतंत्र की बात करें तो एक बात साफ होनी चाहिए कि कुछ मोटे मोटे ब्रश होते हैं, मोटी मोटी लाइनें होती हैं, आउटलाइन होती हैं। क्या हम उसमें खरे उतर रहे हैं कि नहीं? नंबर 1, एशिया में ज़्यादातर मुल्क जो 47 के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद विदेशी साम्राज्यवादी से मुक्त हुए, अफ्रीका में, यहाँ पर वहाँ पर, आज उसमें 3/4 मुल्क, लगभग 3/4 मुल्क मिलिट्री डिक्टेटरशिप में लौट गए हैं। डिक्टेटरशिप में लौट गए हैं, खाली मिलिट्री नहीं, दूसरे डिक्टेटरशिप में भी लौट गए हैं। आपने तो उस तरह की लड़ाई, आपको उपनिवेशवाद से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, कॉलोनियलिज्म से, लेकिन आपको लड़ना पड़ा मोनार्की से। तो आपकी लड़ाई जो हुई, उस लड़ाई में भी मैं समझता हूँ, मोटे ब्रश में मैं कहूँगा कि आपका लोकतंत्र आज भी कायम है, क्योंकि मैं यहाँ शिकायत सुन सकता हूँ, आप शिकायत कर सकते हैं। ये भी लोकतंत्र का कम से कम बुनियादी एक ढांचा है। आप ये बात कर सकते हैं। आप ये बातें बहुत दुनिया के लगभग 50% मुल्कों में नहीं कर सकते हैं, इन तरह की बातें, ये भी जान रखिए। तो लोकतंत्र की पहचान यहाँ से होती। अगर हम कहें कि हेल्थ कार्ड बनता है जैसे, तो लोकतंत्र का हेल्थ कार्ड क्या है, किस हेल्थ में है, किस तरह का उसका स्वास्थ्य है लोकतंत्र का। तो भी लोकतंत्र का स्वास्थ्य अगर कहीं थोड़ा बहुत कठिनाई में है, खराब में है, तो हमारे मुल्क में है, भारतवर्ष में है, अमेरिका में है। आपके यहाँ नहीं है, क्योंकि आप बोल पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, आप लड़ पा रहे हैं, आप अपनी बात पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में रख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है लोकतंत्र की, ब्रॉड ब्रश में मैं जिसको कहता हूँ, वो ये है कि आप कुछ कहने के अधिकारी बन पाते हैं या नहीं। चलिए नेपाल में वो है, लेकिन हमें एक बात ये भी समझना होगा, ये जो आज वातावरण है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक अपने से नहीं चल पाएगा। अगर वैचारिक, अगर दिमाग ठीक नहीं बनेगा तो ये टूट भी सकता है। नंबर 1। नंबर 2, आज यहाँ बहुत चर्चा हुई समावेशी जनतंत्र की। आज चर्चा हुई, विश्वकर्मा जी ने अभी कहा, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया, किरण जी भी बोली बहुत कुछ, हमारे माननीय राजदूत महोदय ने भी काफ़ी कुछ बातें कही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। मैं उस स्तर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि समावेशी जनतंत्र भी कैसे बनेगा भाई? आपके विचार बदलेंगे तब तो बनेगा। विचार ही नहीं बदलेंगे, उसी तरह रहेंगे, तब क्या समावेशी जनतंत्र? देखिए, बीपी की एक बात मैं याद करता हूँ। जब बीपी से शुरुआती हमारी मुलाकात हुई बनारस में, राजा की वजह से निर्वासन में थे,
लंबे दौर से निर्वासन में थे। बीपी ने एक बार कहा कि भाई भारत में देख रहे हैं, वो दौर था उस समय, खास तौर से हमारे यहाँ जात पात खूब जम के बढ़ रहा था, खूब जात पात लोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए एक बात है, हमने एक बार तय किया कि थोड़ा नेपाल में इस जात पात की व्यवस्था को थोड़ा चैलेंज किया जाए, उसको थोड़ा रोका जाए, कुछ किया जाए। उन्होंने कहा कि ये जो बागमती नदी है, कोई एक धार्मिक त्यौहार था, तो कहे कि मैं तो धर्म वगैरह में उतना कोई विश्वास नहीं था हमारा, लेकिन हम चले गए वहाँ पर, प्रधानमंत्री थे उस वक्त, चले गए और उन्होंने कहा कि जनता के समक्ष, नहाने के पहले जनता के समक्ष उन्होंने अपना जनेऊ तोड़ा। जनेऊ समझते हैं ना, सेक्रेट थ्रेड जो होता है ब्राह्मण का, उन्होंने जनेऊ तोड़ा। देखिए ये आदर्शवाद है, ये आइडियोलॉजी है। अगर आप जनेऊ नहीं तोड़ पाएंगे, ये जनेऊ वाला दिमाग नहीं बदल पाएंगे, तो जात पात नहीं टूटेगा। ये बीपी ने किया, और बीपी ने इसलिए किया कि उसको एक निदर्शन के रूप में, सैंपल के रूप में, कि जनता के बीच में ये बात जाए। इसीलिए वो कभी नहाने नहीं जाते थे, लेकिन नहाने गए, एक तौर से पब्लिक फंक्शन उन्होंने कर दिया और अपनी जनेऊ तोड़ी। तो मेरा ये कहना है कि समावेशी जनतंत्र तभी बनेगा जब आप, जनेऊ तोड़ना तो एक सिंबल हुआ, लेकिन ये दृष्टि जो है, ये समझ जो है, उस समझ में कुछ तरमीम लाएंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ परिवर्तन लाएंगे, कुछ उसको आप अस्वीकार करेंगे। इस मायने में मैं एक बात कहूँगा, हमारे हिंदुस्तानी समाज की अपेक्षा आपके यहाँ जात पात को बहुत कुछ ढीला है, और मुझे खुशी है इसकी। इसलिए मैं बराबर कहता रहा हूँ कि शायद जब भी नेपाल में जनतंत्र बनेगा, हम तो आपके मोनार्की के दिनों से आपके दोस्त हैं, तो जब भी जनतंत्र बनेगा तो वो जनतंत्र तमाम कठिनाइयों के बावजूद थोड़ा बेहतर बनेगा, थोड़ा उसमें गुंजाइश रहेगी, सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। तो वो बातें हैं। तो एक तो ये बात, मैं आज जो बातचीत हो रही थी समावेशी जनतंत्र के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में, उसके बारे में कहना चाहता था कि किस तरह से ये है। दूसरी बात, एक बात और है, मैं समझता हूँ कि जनतंत्र में एक और चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है। एक तो समावेशी दृष्टि होनी चाहिए, दूसरी एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक सस्टेनेंस करने के लिए, इसको कायम रखने के लिए एक लगातार विजिलेंस होनी चाहिए। विजिलेंस अंग्रेजी शब्द है, मुझे पता नहीं नेपाली में हम क्या कहें, उर्दू में कहा जाता है निगहबानी, मैंने निगाह रखनी चाहिए और बराबर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इस मायने में मैं थोड़ा सा लोहिया जी से बहुत सारी चीज़ों से सहमत नहीं हूँ मैं, बाय द वे, लेकिन लोहिया जी से एक बात में मैं सहमत हूँ कि बराबर जनतंत्र में नज़र रखनी चाहिए, विजिलेंस रखनी चाहिए, बराबर लड़ाई का मादा रखना चाहिए, उठना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती थी कि चाहे दो आदमी ही हों, लेकिन दो आदमी भी खड़े होकर किसी प्रदर्शन में या किसी सभा में विरोध करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए खड़े हो जाएं, ये बात है। तो जनतंत्र में आपको बराबर एक विजिलेंस रखना चाहिए। विजिलेंस नहीं रखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब तो टूट जाएगा जनतंत्र। देखिए हमारा जनतंत्र थोड़ा जो कमज़ोर हो रहा है वो विजिलेंस के अभाव में हो रहा है। अमेरिका में भी जो जनतंत्र कमज़ोर हुआ है वो नॉन आइडियोलॉजी के कारण हुआ है। 50 के दशक में वहाँ एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात उठने लगी। आज की बात नहीं, 50 के दशक में आ गई, 50s में आ गया था नॉन एंड ऑफ आइडियोलॉजी। आज उसका नतीजा क्या है? आज नतीजा उसका ट्रंप है। और ट्रंप का मतलब क्या होता है? ट्रंप का मतलब होता है कि हमारा मुल्क और को दुनिया में कुछ नहीं। अरे भाई, आपका मुल्क कैसे बढ़ेगा? आपका मुल्क बढ़ेगा आपकी जनता के माध्यम से, और जनता और दुनिया के माध्यम से। अब अमेरिका का ही बात अगर हम ले लें बहुत मैंने मुख्तसर में, बहुत संक्षेप में, तो अमेरिका के पास आज बाज़ार नहीं है। चाइना उस बाज़ार में कंपटीशन बहुत जम के, कल तक हम सारा माल अमेरिका से खरीदते थे, आज नहीं खरीद पा रहे हैं, आज नहीं खरीदेंगे क्योंकि चाइना उनसे ज़्यादा सस्ते में देती है। सिंपल सी बात है।
हिंदुस्तान में भी हम भी कुछ करते हैं, हमारे माल भी बिकते हैं। तो हमने जो कल के दौर में इंग्लैंड और अमेरिका और इन लोगों का जिस समय सर्वाधिकार था, वर्चस्व था, हेजेमनी थी, उस वक्त पूरी दुनिया में वो अपना माल बेचते थे, अपना काम करते थे। वो स्थिति तो नहीं आ सकती है। आज तो आपको बराबर में आना पड़ेगा, हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाना पड़ेगा। अब दुनिया में वो टाइम नहीं रह गया है। तो आप जबरदस्ती अपना मुल्क बना लेंगे, कैसे पुराना अमेरिका लौटेगा भाई? मेक अमेरिका ग्रेट नारा है, नहीं हो सकता है, असंभव है। तो ये जो खामियां हैं, लेकिन लोगों की इच्छा होती है। इच्छा इसलिए अमेरिका में हुई कि भाई हुआ क्या कि वीरगंज में, काठमांडू में, कैंटन में, बीजिंग में, हुबई में, बम्बई में, गुड़गांव में अमेरिका के पूंजीपति जो हैं अपना सामान बनवाने लगे। कारें आज सबसे बड़ी पैमाने, एक बड़े भारी पैमाने पे मद्रास में बनने लगी हैं, चेन्नई में बनने लगी हैं। जो कारें कल तक टोक्यो के आसपास, सियोल के आसपास बनती थी, अमेरिका में बनती थी, अब नहीं बनती हैं, क्योंकि यहाँ सस्ता श्रमिक मिल जाता है, सस्ते उपकरण मिल जाते हैं, तो इसलिए करते हैं भाई यहाँ भेज रहे हैं। नतीजा ये हुआ है, इसका देखिए काउंटर नतीजा तो होना ही था। अमेरिका में बेरोजगारी फैल रही है, बहुत तेजी से बेरोजगारी फैली है। उन लोगों ने ट्रंप को वोट किया है, उनका सपना है। और जो माइग्रेंट हैं जहाँ जा रहे हैं, उनका भी सपना है कि भाई अमेरिका उसी तरह समृद्ध रहे जैसे एक ज़माने में होता था, हम आना चाहते थे वहाँ पर। इसलिए तो देखिए एक बात है, जो जनतंत्र की जो स्थायित्व, जनतंत्र का जो स्थायित्व है, उसका जो हेल्थ कार्ड है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। एक दो फैक्टर नहीं है, एक दो चीज़ें नहीं है। एक तो निगहबानी होनी चाहिए, एक वैचारिक दृढ़ता होनी चाहिए, तीसरी पूरी दुनिया की तरफ भी ताकना चाहिए, यहाँ वहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि आप एक दुनिया में हैं। अब आप नेपाल में हैं तो नेपाल के बगल में हिंदुस्तान है, चीन है, आपको ये सामना करना ही है। आप कहेंगे कि हम नहीं देखना चाहते हैं, नहीं देखने से नहीं चलेगा, वो तो देखना ही पड़ेगा, वो दिखलाई पड़ेगा ही। और सब कुछ को जोड़ के आपकी एक दृष्टि बनेगी, तब कहीं आप समझ पाएंगे कि जनतंत्र अब ठीक से चल पाएगा कि नहीं, बाकी चीज़ें चल पाएंगी कि नहीं। इतनी बातें तो भाई जनतंत्र की, समावेशी जनतंत्र की, और हुई। लेकिन कुछ बातें, चूँकि मैं यहाँ आया तो हुआ था ख़ास तौर से इस दौर में, इसके पहले मैं सुशील जी के अंत्येष्टि में भी शामिल हुआ था, वहाँ भी एक बड़ी भारी पब्लिक मीटिंग हुई थी, उसमें भी था मैं। सुशील जी का एक व्यक्तिगत संबंध था हमारे साथ, बीपी से तो था ही। लेकिन इस बार मैं प्रदीप गिरी के लिए ख़ास तौर से आया हुआ था। प्रदीप जी के, प्रदीप जी चले गए, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। अचानक हम लोगों को छोड़ के चले गए, बड़ी तेज़ी से चले गए। हम सोचते थे कि और कुछ दिन रहेंगे हमारे साथ। प्रदीप जी का जीवन बड़ा उबड़ खाबड़ था। वो बहुत ज़्यादा कोई दाएं इधर उधर नहीं करते थे, न वो किसी चीज़ से बहुत बांध के रखते थे। एक स्वतंत्र विचारधारा थी, उनकी समझदारी थी, और एक वैचारिक जो एक जो मजबूती थी वो प्रदीप जी में थी, और उसको लेके वो उसके बारे में बातचीत करते थे, लड़ते थे, कायम रहते थे। लेकिन अगर कहा जाए कि उनको मंत्री बनना है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग रहे हैं जो सोचते थे कि शायद वो आएंगे, जब नेपाल में जनतंत्र होगा तो शायद वो मंत्री बनेंगे और भी आगे बढ़ेंगे, कुछ होंगे। मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि ऐसी आशा प्रदीप गिरी से मत कीजिए, प्रदीप नहीं करेंगे ये सब। प्रदीप अलग ही रहेंगे, अपनी बातचीत रखते रहेंगे। इसके भी कुछ मॉडल्स हैं। महात्मा गांधी इसके मॉडल। महात्मा गांधी कभी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बनना चाहते थे, कुछ नहीं बने,
केवल उनका एक नैतिक प्रभाव था, एक नैतिक प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। और अगर आज के तारीख में हमको वैचारिकी के मामले में जब बात हो रही है यहाँ पर कि क्या वैचारिकी हमारी हो, हमको महात्मा गांधी की तरफ अपनी नज़र दौड़ानी चाहिए। मैं हिंदुस्तान में और आपसे किसी के बारे में नहीं कहना चाहूँगा। अगर किसी आदमी, किसी व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत सोचना है तो गांधी जी, और एक नाम आपने बाबा साहब अम्बेडकर का लिया है, ये दो नाम हैं। इन्हीं से हम कुछ सबक ले सकते हैं, इनसे कुछ वैचारिकी उधार ले सकते हैं, बाकी हमारे पास कुछ उधार देने लायक नहीं है। तो एक जो बड़ी बात है कि आप इस बात को दिल में रख लें कि आप एक स्वतंत्र, एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र के रूप में रह जाएंगे। मैं समझता हूँ कि उसकी शुरुआत हो गई है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसके बारे में शिकायतें आ रही हैं। यही तो शिकायत होनी चाहिए। शिकायतें नहीं रहेंगी तो जनतंत्र नहीं रहेगा। आप अगर प्रश्न नहीं करेंगे, जो हमारे विश्वकर्मा जी ने भी कहा कि भाई समावेशीकरण के बारे में सबसे बड़ी समझ तो तभी बन सकती है जब असमावेशीकरण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, उसको ना हम समझें तो हमको तो समझना पड़ेगा। और उसकी बातें नेपाल में हो रही हैं, इसकी मुझे बहुत 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 खुशी है कि आप जिंदा हैं। लोहिया जी कहा करते थे, जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। वो हमारे बहुत सारे दोस्त थे, वो कहते थे साहब देखिए हमारी सरकार तो अभी बनी है लेकिन इस सरकार को तोड़ देंगे। खैर वो छोड़ दीजिए। लेकिन इस बीच में नेपाल में काफ़ी उठापटक हुई, काफ़ी तेज़ी से यहाँ सरकारें बदलती हैं, बनती हैं, होता रहता है। मैं इसको कोई बहुत शिकायती लहजे में नहीं ले रहा हूँ। मैं इसको जनतंत्र के, वो लोहिया जी भी कहते थे कि जैसे तवा में रोटी सेंका जाता है तो रोटी को ऊपर किया जाता है, नीचे किया जाता है तवा में, तो सेंकना, रोटी सेंकना ये हो रहा है। कभी ये पार्टी आएगी, कभी वो पार्टी आएगी, कभी ये आएंगे, कभी वो आएंगे, वगैरह वगैरह, ये सब होता रहेगा। इसी में वो बन जाएगा, वो रोटी बन जाएगी आखिर तक, हैं? तो रोटी अभी सेंकी जा रही है। आप इसके लिए निरुत्साहित न हो, इसके लिए दुखी न हो, और आपके नेता लोग शिकायत करेंगे, उस शिकायत को सुनिए और उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो भी सुनिए। लेकिन ये बात हो रही है, ये अच्छी बात है। भाई जनतंत्र को बनने में कम से कम 50, 60, 100 साल लगते हैं, जनतांत्रिक मानस के बनने में ये, और कभी कभी तो इसके बाद भी नहीं बन पाता है। अमेरिका में तो करीब 300 साल, 250-300 साल हो गया। 300 साल के बाद उन्होंने कुल मिला जुला के ट्रम्प साहब को चुन लिया। तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी कॉन्शसनेस बिल्डअप हो जाए, लेकिन आप कीजिए उसको, आपके पास उसके साधन हैं, उसकी बातें हैं, और वो है। मैं अब थोड़ा व्यक्तिगत पैमाने में कुछ व्यक्तियों पर आना चाहूँगा। ख़ास तौर से 2 व्यक्तियों पर, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जिनको बीपी कहते थे लोग ज़्यादातर, घर में उनको सामदाजू कहा जाता था, उनके बारे में, और थोड़ा प्रदीप गिरी के बारे में। बीपी क्यों महत्वपूर्ण है, बीपी क्यों आज भी रेलेवेंट है, बीपी की क्या प्रासंगिकता है? बीपी की प्रासंगिकता यही है कि एक ऐसे समाज में जो राणाशाही से लेके पिछले 300-350 साल के कठोर सामंतवादी राज्य में जो एक जकड़ा हुआ मुल्क था हिमालय में, उस मुल्क में उन्होंने लोकतंत्र की सूचना की, लोकतंत्र ले आए, जनतंत्र ले आए। ये इम्पॉसिबल टास्क है, ये पॉसिबल टास्क नहीं है, आप जान रखिए, ये बहुत कठिन टास्क है। वो बीपी ने किया था, और समय के पहले किया था। अगर नॉर्मल ढंग से चलता रहता तो शायद आज भी आप राणाशाही से मुक्त नहीं हो पाते। इसमें बीपी को धन्यवाद देना चाहिए, बीपी की समझ को धन्यवाद देना चाहिए। बीपी जिस दौर में पैदा हुए
उस दौर को भी याद किया जाना चाहिए। वो दौर था विचारों का, और विचारों को समझ के विचारों के आधार पर लड़ने का, जिसका मादा अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है लोगों में। कम से कम हम लोगों में तो कमज़ोर हुआ है। मैं समझता हूँ कि नेपाल में नहीं हुआ है, हम मान के चल रहे हैं इस बात को, और मैं चाहूँगा कि ना हो वैसा। तो बीपी का महत्व तो इसलिए है कि एक ऐसे समाज में जो बिल्कुल से पिछड़ा सामंतवादी समाज था, एक बहुत ही घुटा हुआ सामंतवादी समाज था, उसके अंदर उन्होंने एक निहायत ही डेमोक्रेटिक, एक नए किस्म का लोकतंत्र, जनता की साझेदारी की एक व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर कायम कर दी। प्रदीप की क्या भूमिका थी? प्रदीप गिरी से हमारे बड़े लंबे रिश्ते थे और आइडियोलॉजिकल रिश्ते थे, वैचारिक रिश्ते थे। प्रदीप ने एक काम बहुत बड़ा किया। बड़ा झगड़ा था राजनीतिक दलों में यहाँ पर, लोग तो लड़ रहे थे मोनार्की के खिलाफ, सभी लोग, बहुत लोग, लेकिन झगड़ा था। प्रदीप ने सब लोगों को कम से कम एक जगह इकट्ठा करने की भी बात की, लेफ्ट और कांग्रेस को इकट्ठा लाए। आज लेफ्ट में भी तमाम कमजोरियां हैं, आज बाकी जगह भी तमाम कमजोरियां हो सकती हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, जो कुछ भी है वो अपने तौर से, डेमोक्रेसी ही उसका एक निदान है। डेमोक्रेसी का निदान जो है डेमोक्रेसी ही है, उसकी दवाई डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की दवाई बाहर से नहीं आएगी, डिक्टेटरशिप से नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा काम प्रदीप ने जो किया, ये दूसरे स्टेज का काम है कि बाएं बाजू और कांग्रेस को इकट्ठा किया, और जो स्थानीय समझ थी, जो अपनी नेपाल की ज़मीन पे उभरे हुए समस्याएं थी, जो बातें थी, उसको लेकर उन्होंने बात। मैं इस दौर में थोड़ा सा नेपाली इतिहास से बहुत नहीं वाकिफ़ हो पाया था, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि संविधान सभा में भी उन्होंने अकेले ही प्रश्न उठाया था, समावेशी संदर्भ में उठाया था, समावेश करने के लिए उठाया था। एक बात प्रदीप बहुत सुंदर बात कहते थे कि नेपाल में स्टेट तो है, राज्य तो है, लेकिन नेशन नहीं बन पाया। मैं थोड़ा सा उसमें तरमीम करना चाहूँगा। नेशन नहीं बन पाया है ऐसी बात नहीं है, नेशन बन रहा है, नेशन का निर्माण हो रहा है। तो स्टेट का मजबूत होना और स्टेट का रहना, ये भी यहाँ बहुत हो रहा है, लेकिन स्टेट में काफ़ी लोच भी आया है। अब वो स्टेट उतना कठिन स्टेट, राणाशाही वाला स्टेट नहीं रह गया है। और इतना तो आपको फेस करना ही पड़ेगा कि जो मुल्क अचानक राणाशाही के 100-125 साल के डिक्टेटरशिप से उभर कर एक लोकतंत्र में आए, तो एकाएक वो स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो जाएगा, उसमें बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। तो ये प्रदीप की एक देन है, और मैं यही कहता हूँ कि वो बड़े जल्दी चले गए। खैर 70-71 साल की कितने साल में गया, 71 हुआ था शायद। तो खैर आजकल के दिनों में 71 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती है, उसमें मैं अपने को भी जोड़ ले रहा हूँ। लेकिन आजकल तो कहते हैं भाई कि 60 साल में तो आदमी नौजवान होता है। तो अब हेल्थ की जितनी सुविधाएं हैं, बाकी सब सुविधाएं हैं, उसके अनुसार अब एज लिमिट जो है, एज का जो ढांचा है वो बदल गया है। तो पुराना वाला ढांचा नहीं रह गया कि 60 के बाद ख़त्म, आप कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। तो जल्दी चली गई, उनकी आवश्यकता थी। इस पेचीदा दौर में स्वतंत्र एक आवाज़ के रूप में प्रदीप खड़े हुए थे नेपाल में। वो बातें उठनी चाहिए थी, उन बातों को करने के लिए प्रदीप एक भूमिका निभा रहे थे। मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता है। मैं पूरे तौर से इस पे यकीन रखता हूँ, मुझे पूरे तौर से विश्वास है कि निश्चित तौर से आप लोगों के बीच से एक प्रदीप गिरी और निकलेंगे जो इन बातों को रखेंगे, इन बातों पे अपनी राय रखेंगे और मजबूती से उस पर संघर्ष भी करेंगे।
दूसरी बात मैं कहना चाहता था प्रदीप और विशेश्वर प्रसाद कोइराला के बीच में। देखिए ये कुछ इसलिए बातें मैं उठा रहा हूँ कि प्रदीप और विशेश्वर प्रसाद कोइराला में, बीपी कोइराला में बहुत कोई अच्छे संबंध नहीं थे व्यक्तिगत पैमाने पे। मैं बहुत ज़्यादा उससे अवगत हूँ हैं। दोनों में एक खास किस्म का टकराहट थी, लेकिन इसके बावजूद आज मैं ये पुस्तक लेके आया हूँ। मेरे पास ये पुस्तक करीब 8 साल से पड़ी हुई थी। ये प्रदीप की ही लिखी हुई पुस्तक है, विशेश्वर प्रसाद कोइराला राजनैतिक अभिलेख। प्रदीप ही अकेले आदमी हैं जो कोइराला जी के विचारों को, इनको लिख सकते थे, बोल सकते थे, पढ़ सकते थे और कर सकते थे, उस पर लड़ सकते थे। तो चाहे व्यक्तिगत डिफरेंस जो हो, चाहे व्यक्तिगत फर्क जो भी हो, लेकिन उनको समाप्त करके, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सब्जेक्टिविटी को समाप्त करके कैसे जीवन जिया जाए, मैं समझता हूँ उसमें प्रदीप एक उदाहरण है और एक अच्छे उदाहरण है जिसको लेना चाहिए। हमारे साथ तो बहुत, आज एक छोटी सी घटना बता दें जिसको शायद हमें यहाँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। बीपी की एक बहन थी विजयलक्ष्मी जी। विजयलक्ष्मी जी बड़ी महत्वपूर्ण महिला थी। उनका विवाह एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट के साथ हुआ था और ज़की साहब जो पाकिस्तानी थे वो बाद में पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी बने और एम्बेसडर थे बीजिंग में, और सीनेट के मेंबर भी हुए और नवाज शरीफ के सरकार में, पहली सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स भी बने। एनीवे वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो उनका परिचय हुआ। लेकिन बुनू दी उनको हम कहते थे, बड़ी फैशनेबल महिला थी। ठीक ठाक फैशनेबल होना भी चाहिए भाई, महिलाओं को फैशनेबल नहीं होगा तो कौन होगा। तो हमको याद है कि अपने भट्टराई जी एक बार कहे, बुनू जी जरा सिगरेट पीती थी, तो बुनू जी सिगरेट अपना धराई, तो भट्टराई जी ने कहा कि जला दूँ आपको सिगरेट उससे, क्या कहते हैं, लाइटर से। तो भाई ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहा, बुनू जी से मुझको भी वो पकड़ती थी, बनारस आई, कहे कि मुझको बीपी की बायोग्राफी लिखनी है, चलो हमारे साथ चल। तो हमने कहा चलिए, हम आपके गुलाम हैं भाई, आपके साथ चलेंगे, जहाँ बोलेंगे वहाँ चलेंगे हैं। तो कहे कि चलिए लाइब्रेरी चलते हैं, BHU हम पढ़ाते थे, थोड़ा बहुत असर भी था BHU के ऊपर हमारा। तो कहे कि BHU लाइब्रेरी चले। हमने कहा BHU लाइब्रेरी में तो कोई खास मटेरियल बीपी में मिलेगा नहीं, लेकिन चलिए देख लेते हैं, अगर कुछ होगा तो देख लेंगे। गई हुआ, इधर उधर ताका वका सब कुछ किया, फिर चली आई। मैंने एक बात लोगों से कहा कि ठीक है, बुनू जी का ये बड़ा पवित्र उद्देश्य है कि बीपी का बायोग्राफी लिखे, लेकिन वो नहीं लिख पाएंगी और न लिख पाएंगे, न लिख पाई वो। लेकिन प्रदीप गिरी जो बीपी से 636 का भी आंकड़ा कर लेते थे, वो इस किताब को लिखे हैं और बीपी की सारे काम को उन्होंने समेट के रखा है। ये बड़ी बात है। ये सब्जेक्टिविटी के ऊपर से, व्यक्तिगत आग्रहों के ऊपर से उठना हुआ। इस मायने में प्रदीप को बहुत उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का काम किया। उनकी जीवन शैली बड़ी स्वतंत्र थी, कहीं बदलना नहीं चाहते थे, कहीं रहना उस तरह से रहना नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपनी जगह पे थे। लोहिया जी का बड़ा प्रभाव था उन पर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो लोहिया से आगे बढ़े हुए आदमी थे। लोहिया कभी भी बड़े सब्जेक्टिव आदमी थे तो बहुत बढ़िया आदमी, बड़े विचारधारा उनकी थी, वैचारिकी अच्छी थी, लेकिन सब्जेक्टिव थे। सुशीला जी ने हमको कहा, बीपी की पत्नी सुशीला जी ने कहा कि एक बार मैं जब बीपी गिरफ्तार हुए तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे भारतवर्ष के, तो 60 की बात है ना, 60 में गिरफ्तार हुए थे बीपी, 60 में गिरफ्तार। तो जवाहरलाल जी 4 साल और जीवित थे, 64 में मृत्यु हुई उनकी। और बड़े, जिसने आप जानते हैं, देश, हमारा देश जो बनाया तो जवाहरलाल ने बनाया है हिंदुस्तान को। तो जवाहरलाल के पास सुशीला जी गई जब बीपी गिरफ्तार हो गए। तो जवाहरलाल ने कहा कि सुशीला ऐसा करो
कि आपको जब भी ज़रूरत हो आप हमारे पास आ जाइएगा। मैं अपने सेक्रेटरी को भी कह दे रहा हूँ कि भाई आपको अपॉइंटमेंट दे दे, क्योंकि अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलना बड़ा मुश्किल होता था, वो भी हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश जहाँ 60 करोड़ 50 करोड़ की जनता हो, तमाम MPs MLA ये वो स्टेट वगैरह करते कराते बड़ी दिक्कत हो जाती थी। अगर लाइन में लगाएं, और फिर जो सेक्रेटरी साहब होते थे प्राइम मिनिस्टर के, उनका भी अपना दिमाग होता था, किसको मिलने दें किसको न मिलने दें, ये सब तो होता है। ये तो जिसे कहते हैं पैलेस इंट्रिग्स, पैलेस के षड्यंत्र तो होते ही हैं। तो इस मायने में जवाहरलाल ने कहा कि भाई हमारे सेक्रेटरी को मैं कह देता हूँ, बुला कह देता हूँ तुम्हारे सामने, तुम जब भी आओगी तुमको वो बिल्कुल से इमीडिएट अपॉइंटमेंट देंगे, और तुम जो शिकायत जो भी बात करो हम तुम्हारी मदद करेंगे भाई। अब लोहिया जी को पता लग गया, लोहिया जी भी जीवित थे उस वक्त तक। लोहिया जी बहुत नाराज हुए कि तुम जवाहरलाल के पास क्यों गई? अरे भाई क्या करते भाई, जवाहरलाल प्राइम मिनिस्टर थे तो जाना पड़ता ही, और कौन क्या करते, कैसे काम करते आप? उसमें ये सब्जेक्टिविटी है। देखिए प्रदीप गिरी में ये सब्जेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए मैं इस बात को उठा रहा हूँ। इस सब्जेक्टिविटी से वो अलग थे। ये जो व्यक्तिगत आग्रह है, इस व्यक्तिगत आग्रह से वो ऊपर उठ गए थे। तो ये बातें हैं जिसको लेके एक आदमी का चरित्र बनता है। प्रदीप गिरी के चरित्र में भी बहुत कुछ था जिससे सबक आपको लेना चाहिए, हमको भी लेना चाहिए। हम भी प्रदीप गिरी से थोड़ा 2-4 साल बड़े ही हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि हमको सबक लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जो भी कुछ बेहतर करे। एक तौर से मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के इतिहास से, चूँकि हम तो भाई हिंदुस्तान का ज़्यादा जानते हैं, जो कुछ जानते हैं वो थोड़ा बहुत हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी थे, लेकिन महात्मा गांधी को एक जवाहरलाल नेहरू की भी ज़रूरत थी। बिना नेहरू के महात्मा गांधी कुछ नहीं वो भी मुश्किल होता उनके लिए। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई लड़ लेते हैं, लेकिन देश कैसे बनाएंगे उसके बारे में गांधी जी बहुत कुछ नहीं कर पाते। उसमें नेहरू ही ठीक थे, नेहरू उसमें कुछ कर पाते, समझते। और इसीलिए नेहरू को उन्होंने प्रधानमंत्री चुना। उनके जात भाई थे, उनके भाषा भाई थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप छोटी सी कहानी शायद सबको कुछ लोगों को पता भी हो, जब सन 46 में फैसला होने लगा कि कौन भारत का प्रधानमंत्री होगा, 47 में आज़ादी आने वाली थी, तय हो रहा था, तो ये तय होता था कि जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। तो महात्मा गांधी ने पहले, उस वक्त तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना आज़ाद, उनको कहा कि तुम दोबारा चुनाव मत करना। दूसरा कि कांग्रेस में तरीका ये था कि हर सूबे की कमेटी से वो पूछते थे कि अगला प्रेसिडेंट आप किसको चाहते हैं, उसका कहा। तो करीब 11 सूबे थे, तो 11 सूबों से उन्होंने नाम मंगवाए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि कौन अगला कांग्रेस का अध्यक्ष हो, और जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही 46-47 में प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। एक भी सूबे ने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया था, एक भी सूबे ने नहीं लिया था। और करीब 6-7 सूबों ने वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया था, और एक आध नाम और थे जिनका नाम लिया था। जवाहरलाल का नाम ही नहीं आया था। महात्मा गांधी जो 34 में कांग्रेस की मेंबरी छोड़ दिए थे, लेकिन कांग्रेस का कोई फैसला उनके बिना हो नहीं पाता था। फैसला उन्हीं करना था, महात्मा को, एक सन्यासी को, एक जिसका किसी से राग द्वेष नहीं, जिसका केवल एक ही उद्देश्य हो, आम जनता, पूरी दुनिया की भलाई, शांति और एक बेहतर समाज बने, केवल उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता थी। महात्मा उस मीटिंग में बैठे हुए थे। लोग महात्मा की तरफ नज़र डाले कि महात्मा के पास जब गया कि भाई 8 सूबे से 7 सूबे से वल्लभ भाई पटेल का आया है, तो लोग सोचे कि भाई गुजराती भाई हैं। महात्मा भी गुजराती थे, गांधी जी गुजराती थे, वो भी गुजराती थे। महात्मा से हार्डली 4 साल के छोटे थे वल्लभ भाई। सोचते थे कि उनको प्रधानमंत्री चुन लेंगे, तो वैसे भी मेजॉरिटी उनकी थी, सब कुछ था।
गांधी जी ने वो कागज़ लौटा दिया और कागज़ लौटा के वल्लभ भाई को दिया। इसका मतलब वल्लभ भाई कहो कि हम नहीं बनेंगे। चुपचाप, कोई वहाँ बात नहीं हो रही थी, चुपचाप वल्लभ भाई ने लिया और वो समझ गए कि महात्मा का इच्छा नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, और इस तरह से फैसला हुआ। लेकिन उन्होंने जवाहरलाल को चुना और कहा कि व्हेन आई एम गॉन ही विल स्पीक माई वॉइस। मैं जब ख़त्म हो जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, ये लड़का, ये जो हमारा 20 साल हमसे छोटा वो है, ये हमारी बात रखेगा, हमारी बातों को करेगा। ये बात एक हद तक सही है, पूरे हद तक तो सही नहीं है, लेकिन एक हद तक सही है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान, नेपाल में भी बीपी को एक प्रदीप गिरी की भी ज़रूरत थी। बीपी को एक प्रदीप गिरी की ज़रूरत थी। प्रदीप गिरी ने भी एक भूमिका निभाई, निगहबानी की, विजिलेंस की, और उनके विचार को आगे बढ़ाने की ये बड़ी ज़रूरत थी। तो मैं समझता हूँ कि आज चूँकि हमारी मुलाकात दाहाल साहब से उसी मीटिंग में हुई, और मैंने कहा कि अगर प्रदीप जी से, चूँकि हमारा एक बड़ा आंतरिक घनिष्ठ रिश्ता था, पर्सनल रिश्ता था, जिस दिन ये कांड हुआ हाईजैकिंग का, इसका उसका, प्रदीप जी गिरफ्तार हो जाते उस दिन। बनारस में ही थे, हमारी यूनिवर्सिटी के बगल में एक मकान भाड़ा लेके रहते थे, कार्यकर्ताओं के साथ रहते थे। ये प्रदीप की आदत थी कार्यकर्ताओं के साथ रहना। वो बल्कि थोड़ा लग्जूरियस कोई बात हो जाए, इस तरह हो जाए, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते थे, बहुत अच्छा नहीं लगता था। कार्यकर्ताओं के साथ रहते थे। उसमें एक उनका नौकर था, कुले बहादुर नाम था उसका। तो कुले बहादुर खाना वाना, चाय वो पिलाता रहता था हम लोगों को, और ये था। तो रात को हमको पता लगा कि इनकी गिरफ्तारी होगी, पुलिस खोज रही है। दुर्गा प्रसाद सुवेदी उस समय भाग गए वहाँ से किसी तरीके। दुर्गा प्रसाद को पता लगा, दुर्गा सुवेदी को चले गए थे, लेकिन प्रदीप को नहीं पता लग पाया था। सिनेमा देख रहे थे, और उनकी आदत थी कि एक जगह पर सिनेमा देखते थे तो दो सिनेमा देख लेते थे एक साथ बैठ के। हाँ, इसलिए करते थे कि भाई समय बिताना भी है, देखना भी है, समझना भी है। तो अंधेरा था सिनेमा हॉल में। मैं उस वक्त गया, शाम का वक्त हो गया था। मैंने टॉर्च से सिनेमा का जो मालिक, जो डोरमैन होता है, उससे कहा कि भाई यहाँ हमको एक आदमी को खोजना है। मैंने थोड़ा सा बहुत, चूँकि सिनेमा चल रहा था सामने, मैं प्रदीप चिल्ला नहीं सकता था, लेकिन देखा मैंने, प्रदीप जी को देख लिया मैंने प्रदीप जी से कहा कि आप बिल्कुल से अभी निकल जाइए यहाँ से। प्रदीप जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चले जाएंगे। मैंने कहा कि आपके ऊपर गिरफ्तारी है। और तो प्रदीप जी ने कहा कि हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्रॉपर्टी है। मैंने कहा क्या प्रॉपर्टी है आपकी? भाई आप तो बिना प्रॉपर्टी वाले आदमी। कहे कि एक लड़का है कुले बहादुर, वो हमारा चाय वो बनाता है, काम करता है, उसको हम आपको देते। हमने कहा बहुत खुशी है, धन्यवाद। तो कुले बहादुर उसके बाद हमारे यहाँ काम करता था, हमारे पास था, काम उम नहीं करता था, घूमता फिरता रहता था, लेकिन ऐसे ही था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदीप जी में जो साहस था, प्रदीप जी में जो प्रतिबद्धता थी, प्रदीप जी में जो, मैंने कहा कि जैसे गांधी के लिए एक जवाहर की ज़रूरत थी, बीपी के लिए एक प्रदीप की ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि इन बातों को समझना चाहिए। और दूसरी बात जिसको लेकर मैं इस बात को पूरी ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे तो बहुत कुछ बातें हो सकती थी, घंटों बातचीत हो सकती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग भी बोर होते होंगे, बहुत देर से भाषण सुन रहे हैं, लंबे भाषण होते हैं। तो एक बात जो हमको ग्रहण करनी चाहिए, बिना वैचारिकी शुद्ध हुए, बिना वैचारिकी के बने जनतंत्र आप बहुत लंबा नहीं चला सकते हैं। किसी वक्त हमला हो जा सकता है, ख़त्म हो जा सकता है। दूसरी बात, बिना निगहबानी के, मतलब विजिलेंस के, बिना लगातार, जैसे कहते हैं लोहिया जी कहते थे, रोटी सेंकते रहो जनतंत्र में,
बिना इसको देखे कि भाई क्या हो रहा है, हर चीज़ पे प्रोटेस्ट करना, हर चीज़ पे बात करना, हर चीज़ पे टीका टिप्पणी करना, और वो टीका टिप्पणी केवल व्यक्तिगत आधार पे नहीं, घर में बैठ के नहीं कर। आज आप लोगों ने भाई इस मंच से टीका टिप्पणी की है, मुझे जितना नेपाली समझ में आया उसमें इतना समझ में पाया कि निश्चित तौर से टीका टिप्पणी आपने सिस्टम पर भी की है, सरकारों पर भी की है। तो ये टीका टिप्पणी कीजिए, पब्लिक डोमेन में कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है जनतंत्र के जीवित रहने के लिए। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, मैं बेहद अनुग्रहित हूँ। आप मंच पे जो महानुभाव लोग बैठे हुए हैं, महामहिम जी, किरण जी, दाहाल जी, विश्वकर्मा जी और पोखरेल जी, सबके प्रति की, और जो यहाँ पर आज जो भाई और बहन हमारे बैठे हुए हैं नेपाली कांग्रेस के, और भी लोग होंगे जो नेपाली कांग्रेस में न भी हों, ऐसे लोग जिन्होंने मुझे मौका दिया आज आपके पास कुछ निहायत व्यक्तिगत बातों को रखने का। मैं आपसे बार बार यही आग्रह करूँगा। मैं दो बातों के बाद से लेकर मैं आपसे विदा लूँगा। मैं समझता हूँ कि नेपाल का जो डेमोक्रेसी का जो हेल्थ कार्ड है, मैं आज इतना कह सकता हूँ, मैं सर्टिफिकेट देने का अधिकारी तो नहीं हूँ, लेकिन हेल्थ कार्ड हेल्दी है, ठीक है, खराब नहीं है। आप इस हेल्थ कार्ड को कायम रखिए, इसको और मजबूत कीजिए, और खूबसूरत बनाइए, और नुकीला बनाइए, और तेज बदन बनाइए। मेरी यही आकांक्षा होगी। मैं देख रहा हूँ आज केवल 4-5 दिन के नेपाली प्रवास में कि ये दम आप में है। अभी प्रधानमंत्री जी शायद चीन जाने वाले हैं, ओली जी, उनके लिए उनके एजेंडा में कुछ बातों के ऊपर विवाद उठ रहा था। मैंने देखा कि आज उनका स्पष्टीकरण आया है कि शायद उन प्रश्नों को वो नहीं उठाएंगे या उस तरह से नहीं करेंगे। ये बड़ी बात है, यही जनतंत्र है। जनतंत्र में आप बात उठाइए, इसके लिए पब्लिक डोमेन में लाइए, अगर ज़रूरत हो, अगर नहीं होता है तो लड़िए इस पर, और लड़कर उसको करवाइए। और इस मायने में मैं समर्थ पाता हूँ नेपाली जनता को, नेपाली कांग्रेस को, नेपाल की जनता को, कि वो इस बात को कर रहे हैं और किया है, और मुझे पूरी आशा है कि भविष्य में भी करेंगे। धन्यवाद।